हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रेगिस्तान या ठंडे प्रदेशों की मरीचिका क्या होती है और कैसे बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बोर्ड परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता रहा है। इसके साथ ही हम आपको बताएंगे कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, कांच में पड़ी दरार क्यों चमकती है और हीरा अत्यधिक चमकीला क्यों होता है। ये सभी घटनाएं प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर आधारित हैं। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वीडियो आप इस आई टैब पर क्लिक करके देख सकते हैं। वैसे उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रकाश किरण किसी सघन माध्यम से किसी विरल माध्यम में जाती है तो वह अवलंब से दूर हट जाती है। यानी इस स्थिति में अपवर्तन कोण R का मान आपतन कोण I से बड़ा होता है। और जैसे जैसे आपतन कोण का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता जाता है और एक विशेष स्थिति में आने पर प्रकाश किरण विरल माध्यम में जाने के बजाय सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसे हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो इसी घटना पर आधारित आज हम जिन घटनाओं का अध्ययन करेंगे उसमें प्रमुख है रेगिस्तान की मरीचिका। देखिए, रेगिस्तान में गर्मियों के दिनों में बहुत अधिक तापमान होता है। सामान्यतः 40 और 50 के बीच रहता है। अधिक तापमान के कारण वायुमंडल का जो सबसे निचला हिस्सा है यानी वायु का वह भाग जो लगभग पृथ्वी तल के संपर्क में रहता है वह बहुत अधिक गर्म होता है, यानी उसका ताप सबसे अधिक होता है। इसके विपरीत जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसका ताप अपेक्षाकृत कम होता है। यदि हम नीचे से ऊपर को धीरे धीरे बढ़ते जाएं और ताप का हम मापन करते जाएं तो निरंतर ताप ऊपर की ओर घटता जाता है। यानी वायुमंडल में हम जैसे जैसे पृथ्वी तल से ऊपर जाते हैं वैसे वैसे निरंतर ताप भी घटता जाता है। तो जो वायु सबसे नीचे होती है पृथ्वी तल के संपर्क में, उस वायु का ताप अधिक होता है, इसलिए वह वायु अपेक्षाकृत विरल होती है। इसके विपरीत जो वायु ऊपरी हिस्से पर होती है उसका ताप बहुत कम होता है नीचे की अपेक्षा, इसलिए वह वायु निचली वायु की अपेक्षा सघन भी होती है। वायु की सघनता भी ऊपर की ओर बढ़ती जाती है। हम सुविधा के लिए इस वायु को परतों के रूप में मान सकते हैं कि वायु की लगातार परतें हैं जिनका ताप धीरे धीरे बदल रहा है। ये असंख्य परतें हो सकती हैं, बहुत छोटी छोटी, जिनमें ताप बहुत धीरे धीरे बढ़ता है। सुविधा के लिए मैंने कुछ परतें इस तरीके से मान ली हैं, देख रहे हैं आप स्क्रीन पर। ये वायु की कुछ परतें हैं। इनमें जो निचली परत है वह गर्म है अर्थात विरल है। जो ऊपरी परत है वह ठंडी है अर्थात सघन है। देखिए, जब कोई भी प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल में जाती है तो हम जानते हैं कि वह अविलंब से दूर हट जाती है। जब कोई भी प्रकाश किरण इन वायु की परतों में गुजरती है तो वह निरंतर सघन परत से विरल परत की ओर जाती है। नियम अनुसार जब किन्हीं भी दो परतों में प्रकाश किरण सघन से विरल की ओर जाएगी तो वह अविलंब से दूर हट जाएगी। यानी जब एक ठंडी परत से दूसरी गर्म परत में प्रकाश किरण प्रवेश करेगी तो दूसरी परत में जाने पर वह अविलंब से दूर हट जाएगी। इसी प्रकार दूसरी से तीसरी में जाएगी तो थोड़ी सी और गर्म परत में जाएगी और विरल में जाएगी। तो दूसरी से तीसरी परत में जाने पर प्रकाश किरण पुनः थोड़ी सी और अविलंब से दूर जाएगी और आगे तीसरी परत से जब चौथी में जाएगी तो इसी प्रकार थोड़ी सी किरण अविलंब से और दूर हटेगी। इस प्रकार जैसे जैसे किरण विरल माध्यम की ओर जाती रहती है अर्थात नीचे की ओर जाती रहती है वैसे वैसे वह किरण अविलंब से दूर हटती रहती है। कुल मिलाकर जैसे जैसे प्रकाश किरण सघन माध्यम से अर्थात ठंडी परत से विरल माध्यम में अर्थात गर्म परत में प्रवेश करती जाती है तो वह अविलंब से दूर हटती जाती है। अर्थात अपवर्तन कोण निरंतर बढ़ता जाता है। अर्थात जैसे जैसे अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है वैसे वैसे नई परत के लिए आपतन कोण भी बढ़ता जाता है। इस चित्र में देखिए आप, शुरू में जो किरण गिरती है वह बहुत छोटे आपतन कोण पर गिरती है, लेकिन जैसे जैसे वो इन 2-3 परतों को लगातार पार करती जाती है वैसे वैसे किरण धीरे धीरे अविलंब से दूर हटती जाती है।
अभिलंब से दूर हटने पर ये जो अपवर्तन कोण बढ़ता है, इससे क्या होता है कि हर नए माध्यम में जब प्रवेश करती है ये किरण, तो आपतन कोण काफी बड़ा हो जाता है। एक स्थिति ऐसी आती है कि हमारा आपतन कोण क्रांति कोण आईसी से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, तुरंत वह किरण अगली विरल परत में यानी अगले विरल माध्यम में नहीं जाती, बल्कि उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। यहां आकर के होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इस पूर्ण आंतरिक परावर्तन के पश्चात वह किरण वापस लौटती है। वापस मतलब अब यह विरल माध्यम से सघन में जाती है। अब उल्टा होता है, अब यह किरण सघन माध्यम में जाती है निरंतर लगातार, इसलिए यह किरण अब लगातार अभिलंब की ओर झुकती चली जाती है। और जब यह किरण दर्शक के पास पहुंचती है तो दर्शक को कुछ ऐसा लगता है, देखिए चित्र में, जैसे कि यह किरण नीचे से आ रही हो। वास्तव में जो किरण किसी वृक्ष की चोटी से आ रही थी, वह किरण लगातार मुड़ते मुड़ते इतना मुड़ जाती है कि उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जब यह किरण किसी दर्शक की आंख पर पहुंचती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे कोई वृक्ष किसी पानी के अंदर दिख रहा हो, यानी दर्शक को ऐसा प्रतीत होता है कि किसी तालाब या किसी पानी के किनारे कोई वृक्ष बना हुआ है और यह उस वृक्ष की परछाई है यानी प्रतिबिंब है, जबकि वास्तव में वह पानी नहीं होता। दर्शक को ये भ्रम हो जाता है। इसी भ्रम को हम कहते हैं रेगिस्तान की मरीचिका। रेगिस्तान में ऐसा गर्मियों के दिनों में अक्सर होता है। इसी मरीचिका के कारण काफी पशु पक्षी इस ओर दौड़े चले जाते हैं, लेकिन वहां उनको मिलता कुछ नहीं है। रेगिस्तान की इस मरीचिका के समान एक अन्य घटना भी सामान्यतः गर्मियों के दिनों में देखी जाती है। जब हम सड़क पर जा रहे होते हैं तो हमारे आगे जाने वाले कुछ वाहनों की परछाई हमको सड़क पर इस प्रकार दिखाई देती है मानो सड़क पर कोई पानी बिखरा हुआ है और पानी के कारण वो वाहनों का प्रतिबिंब नीचे बन रहा है। वास्तव में यह घटना भी मरीचिका के समान ही है और इस घटना का कारण भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। इसका ठीक उल्टा है ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। देखिए ठंडे प्रदेशों में ठीक इसका उल्टा होता है। जो कहीं झील होती है या कोई बड़ा तालाब होता है, उसके संपर्क में जो वायु की परत आती है वह सबसे ठंडी होती है और धीरे धीरे ऊपर जाने पर वायुमंडल का ताप कम होता जाता है। यानी पानी के संपर्क वाली सबसे निचली जो परत है वायु की, वह सबसे ठंडी यानी सघन होती है। इसके विपरीत ऊपरी परत कम ठंडी यानी विरल होती है। इसमें रेगिस्तान की मरीचिका की भांति ही घटना होती है, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है। इसमें जो पानी में नावें चल रही होती हैं वो हमको आकाश में दिखाई देती हैं। इसमें यदि कोई दर्शक किसी पहाड़ी पर या किसी ऊंचा पर बैठा हुआ हो तो उसको किरण देखिए कुछ इस तरीके से जाती है घूम करके, और उसको लगता ऐसा है जैसे यह नाव आकाश में उड़ रही हो। यह ठंडे प्रदेशों में होता है, इससे हम कहते हैं ठंडे प्रदेशों की मरीचिका। रेगिस्तान की मरीचिका और ठंडे प्रदेशों की मरीचिकाओं में दोनों घटनाएं एक ही तरह से होती हैं, केवल माध्यमों का उल्टा होना इस घटनाओं को अलग करता है। यानी दोनों घटनाओं में जो माध्यम है वो अलग अलग होता है। रेगिस्तान में ठंडा यानी सघन माध्यम ऊपर रहता है, विरल माध्यम नीचे, जबकि ठंडे प्रदेशों की जो मरीचिका है उसमें सघन माध्यम नीचे रहता है, विरल माध्यम ऊपर। ये मुख्य कारण है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है इंद्रधनुष का बनना। देखिए इंद्रधनुष जब दिखाई देता है हमको जब कुछ देर पहले ही वर्षा होकर मौसम साफ हो चुका होता है, यानी बारिश होने के बाद यदि सूर्य निकल रहा हो तो सूर्य के विपरीत दिशा में आपको इंद्रधनुष दिखाई देता है। विपरीत दिशा मतलब आप जहां होते हैं, आपके जिस ओर सूर्य होता है तो उसके दूसरी ओर आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। यानी अगर सूर्य पूर्व में है तो पश्चिम में आप इंद्रधनुष देखेंगे, या सूर्य अगर पश्चिम में होगा तो आपको इंद्रधनुष पूर्व में दिखाई देगा। देखिए इसमें होता क्या है, जब बारिश होकर बंद हो जाती है तो वायु की कुछ बूंदें हवा में तैरती रहती हैं और ये बूंदें पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती हैं। पृष्ठ तनाव क्या है? ये द्रव्य का एक गुण है, जिसके बारे में अगली कक्षाओं में आप अध्ययन करेंगे। तो गोल बूंद जो होती हैं वो लगभग लेंसों की भांति ही व्यवहार करती हैं। ये देखिए कोई एक बूंद है, इसमें कोई प्रकाश किरण आ रही है सूर्य से। जब वह प्रकाश किरण इसमें प्रवेश करती है तो नियम अनुसार वह अभिलंब की ओर झुकती है।
इसमें गोल बूंद होने के कारण अभिलंब जो आएगा इसके केंद्र की ओर आएगा। जो बूंद का एक गोलाकार बूंद है, इसका जो केंद्र होगा इसकी ओर इसमें अभिलंब आएगा। तो जब ये किरण इसमें प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अभिलंब की ओर कुछ विचलित हो जाती है। आपने पढ़ा प्रिज्म में कि प्रकाश अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग कोणों पर मुड़ता है। तो इसमें जो लाल रंग है वो सबसे कम मुड़ता है और बैंगनी जो रंग है वो सबसे अधिक मुड़ता है। शेष रंग इन दोनों रंगों के बीच में ही रहते हैं। तो बूंद बहुत छोटी है और उसमें सभी रंगों को दिखाना संभव नहीं है। मैंने सुविधा के लिए केवल 2 रंग चुन लिए हैं जो प्रिज्म के वर्णक्रम में आपको बिल्कुल बाहर की ओर मिलते हैं। शेष रंग इनके बीच ही आएंगे, वो हम दिखा नहीं रहे हैं समझाने के लिए, केवल आप दोनों से ही समझ सकते हैं। इसी प्रकार अन्य बूंदों से अपवर्तन होता है। अधिक बूंदें होने के कारण यह अपवर्तन बहुत अधिक मात्रा में होता है और सभी बूंदों से अपवर्तन एक ही समान होता है। इस प्रकार इस अपवर्तन के कारण हमको आकाश में एक वृत्तीय चाप प्राप्त होती है, जिसमें सबसे ऊपर का रंग लाल होता है और सबसे नीचे का रंग बैंगनी होता है। शेष रंग इन्हीं दोनों रंगों के बीच में होते हैं, जो कि विबग्योर के क्रम अनुसार ही होते हैं। ये वृत्ताकार चाप संकेंद्रीय होती हैं, अर्थात सभी वृत्ताकार रंगीन चापों का केंद्र एक ही होता है। तो इस प्रकार जो हम इंद्रधनुष देखते हैं उसका भी कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही होता है। अगला है हीरे का चमकदार होना। देखिए, हीरे के लिए क्रांतिक कोण लगभग 24 डिग्री होता है। इसका मतलब यह हुआ कि हीरे के अंदर से कोई भी किरण बाहर तभी निकल पाएगी जब वह 24 डिग्री से छोटे कोण पर, यानी 23, 22, 20 इस तरीके के किसी भी कोण पर आपतित होगी। हीरे की बनावट कुछ इस तरीके से होती है कि जब उसमें कोई किरण प्रवेश कर जाती है, प्रवेश करने के पश्चात जब वह हीरे से बाहर निकलना चाहती है दूसरे पृष्ठ पर गिर करके, तो हीरे से बाहर निकलने के लिए वह किरण जिस भी पृष्ठ पर गिरती है उस पृष्ठ पर उसका आपतन कोण सदैव 24 डिग्री से अधिक ही रहता है। अधिक रहने के कारण वह किरण हीरे के पृष्ठ से बाहर नहीं निकल पाती। अधिकांश पृष्ठों से हीरे के अंदर प्रकाश प्रवेश तो कर जाता है, लेकिन सभी पृष्ठों से बाहर निकल नहीं पाता। जब किसी विशेष कोण पर कोई किरण हीरे के अंदर गिरती है और उसका आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा रहता है तो वह बाहर निकल जाती है। जब वो अलग अलग पृष्ठों से प्रकाश किरणें उस हीरे में प्रवेश कर जाती हैं तो प्रकाश की काफी मात्रा हीरे के अंदर प्रवेश करती है, लेकिन यह प्रकाश जब अंदर से बाहर निकलना चाहता है तो बाहर निकल नहीं पाता, क्योंकि अलग अलग पृष्ठों पर यह जो आपतित होता है वह क्रांतिक कोण यानी 24 डिग्री से बड़े कोण पर आपतित होता है। तो ये अंदर ही अंदर कई बार परावर्तित होता है। इसे बोलते हैं बहुल परावर्तन या मल्टी रिफ्लेक्शन। बहुल परावर्तन के कारण ये बाहर निकलता नहीं है, लेकिन जब किसी एक पृष्ठ से ये बाहर निकलता है तो काफी अधिक मात्रा में प्रकाश निकलता है। उस पृष्ठ से अपवर्तित होकर बाहर निकलने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है, इसलिए हमको हीरा बहुत चमकीला दिखाई देता है। तो हीरे के चमकदार होने का जो कारण है यह भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना पर ही निर्भर करता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित एक अन्य घटना है कांच में पड़ी दरार का चमकना। देखिए, जब किसी कांच में दरार पड़ जाती है तो वह दरार हमें काफी चमकीली नजर आती है। होता क्या है, जब कांच में दरार पड़ती है तो वास्तव में ये दरार जो होती है ये या तो वायु होती है या निर्वात। कांच चटकने पर अलग तो नहीं होता, लेकिन एक गैप हो जाता है। ये जो गैप होता है ये एक माध्यम होता है। तो ये माध्यम दो कांच के माध्यमों के बीच में रहता है, यानी इस दरार के दोनों ओर जो माध्यम होता है वह कांच होता है, और ये दरार जो होती है ये वायु अथवा निर्वात की होती है, जो कि एक माध्यम होता है। जब कोई भी प्रकाश किरण इस कांच से गुजरकर इस दरार पर पहुंचती है, तो जब वो प्रकाश किरण कांच से दरार में जाती है तो कुछ स्थानों पर तो यह किरण कांच से इस दरार को पार कर जाती है, जबकि कुछ स्थानों पर इस दरार को पार नहीं कर पाती, क्योंकि कांच की दरार का आकार कोई निश्चित नहीं होता। यह टेढ़ी मेढ़ी किसी भी आकार में हो सकती है। अलग अलग आकार होने के कारण जब इस पर प्रकाश किरण गिरती है
तो इस दरार के अलग अलग स्थानों पर उसका आपतन कोण अलग अलग होता है। जिन जिन स्थानों पर ऐसी स्थिति आती है कि प्रकाश किरण कांच के अंदर जो आपतन कोण बनाती है वह आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा होता है, तब प्रकाश किरण कांच से बाहर अर्थात इस दरार में पहुंच जाती है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि प्रकाश किरण का आपतन कोण कांच के अंदर क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। क्रांतिक कोण से बड़ा आपतन कोण होने के कारण यह प्रकाश किरण अब इस कांच से निर्वात या वायु अर्थात दरार में नहीं पहुंच पाती, बल्कि कांच के अंदर ही परावर्तित हो जाती है। परावर्तित होने के पश्चात यह लौटकर जब हमको दिखाई देती है तो परावर्तन के कारण हमको यहाँ चमक यानी कुछ दरार चमकीली नजर आती है। ऐसा हर जगह नहीं होता। जिन जिन स्थानों पर कांच के अंदर जाने वाली प्रकाश किरण का आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा होता है, उन स्थानों पर तो किरण पार हो जाती है दरार से, लेकिन जिन जिन स्थानों पर आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है उन स्थानों पर किरण इस दरार को पार न करके वापस लौट जाती है। और जब हमको किरण दिखाई देती है तो हमें ये चमकीला नजर आता है। यदि ये कांच में दरार न होती तो संभवतः समस्त प्रकाश किरणें सीधी निकलकर पार चली जाती, तो हमको बिल्कुल भी परावर्तित प्रकाश नजर नहीं आता। तो यही कारण है कि कांच में पड़ी दरार हमें कुछ चमकीली नजर आती है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।